वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे एस्टीमेट ऑफ आरसीसी वर्क एंड स्ट्रक्चर। मतलब कि आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में जो आपके स्टील बार्स वगैरह रहता है ना, बेंटअप बार रहता है, स्टीरअप्स वगैरह रहते हैं, जो भी आपके स्टील वगैरह रहते हैं उनके कैसे आप एस्टीमेट निकालते हो, आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो आरसीसी वर्क एंड स्ट्रक्चर, देखो आज हम थोड़ी इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन कुछ ऐसी है कि मतलब कि आपके आरसीसी वर्क की सारी नींव रखता है, ये रूट्स है ये। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से लगा लिया और समझ लिया सारे फॉर्मुलाज, आज मैं बहुत फॉर्मुलाज कराऊंगा, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखते हो ये सारे फॉर्मुलाज आज मैं आपको कराऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया अच्छे से तो आपका आरसीसी बहुत ही इजीली चला जाएगा। एग्जाम में ये आता ही आता है, आरसीसी वर्क शेड्यूल ऑफ बार्स आपने सुना होगा ना, उस पर आपको क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो इसी पे आएगा सारा कुछ। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखो क्या आता है। reinforced cement concrete RCC usually estimated under two items। तो under two items हमारा ये सारा हमारा estimate होता है RCC वर्क। कैसे? The concrete work including centering and shuttering and binding of steel bars and position is taken under one item in cubic meter। तो कहते हैं कि जैसे हम कंक्रीट वर्क निकालते हैं, जैसे कोई भी अगर आप बीम ले लो, कॉलम ले लो, उसका कोई भी कंक्रीट वर्क आता है, जैसे 1:2:4 आ गया, 1:2:6 में आ गया, कुछ भी आ गया, उसमें हम सेंटरिंग इंक्लूड करेंगे, शटरिंग इंक्लूड करेंगे, बाइंडिंग ऑफ स्टील बार्स एंड पोजीशन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सारी चीजें क्यूबिक मीटर में आ जाएंगी। शटरिंग आपको पता है जो साइड में हम लगाते हैं ना स्टील्स के, सारे फॉर्म वर्क जो आता है वो शटरिंग में आता है। ठीक है, हमारा सेंटरिंग वो सारी चीजें आती है, जो हमारे नीचे बम्बूज वगैरह खड़े होते हैं वो लक्कड़ के हो गए या फिर उसके भी हो जाता है, स्टील्स के भी होते हैं, तो वो चीजों की बाइंडिंग भी होगी स्टील बार्स की, वो सारा हमारे एक यूनिट में आएंगे, जो कि हम इसमें आरसीसी में ले लेते हैं। 1:2:4 में आया था रेशियो, 1:2:6 में आया था, वो सारे जो भी एज पर अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारा ना एक ही आइटम के अंडर आता है, क्यूबिक मीटर। लेकिन ठीक, ये चीज तो एक होगी, लेकिन जो हमारी दूसरी चीज है वो क्या, स्टील एनफोर्समेंट। स्टील एनफोर्समेंट एंड इट्स बेंडिंग इज टेकन अंडर सेपरेट आइटम इन क्विंटल। तो कहते हैं कि जो स्टील, देखो ये तो सारा कंक्रीट वर्क में आ गया, ठीक है, आगे क्यों आते हैं सारी चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जो हमारा स्टील एनफोर्समेंट, जैसे स्टील बार्स हो गए, कोई भी तरह के सरिया हो गए, कितने ही पड़ रहे हैं, 10 सरिया पड़ रहे हैं, 12 सरिया पड़ रहे हैं, कितने ही पड़ रहे हैं, वो हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। और वही चीज इसमें एक नहीं है कि मतलब आरसीसी वर्क ये तो आप नॉर्मल कैलकुलेट कर लोगे यार, कंक्रीट वर्क तो नॉर्मल कर लो, डायमेंशन दिए होंगे आप कर लोगे। लेकिन जो स्टील एनफोर्समेंट, जो बार्स वगैरह साथ दिए, बेंडिंग भी उसमें आए थे, ठीक है, हुक्स आए थे, सारे क्रैंक्स आए थे, सारे बेंटअप आए थे, जो भी चीजें आती है ना वो बहुत ही मुश्किल होती है फाइंड करनी। लेकिन जिसको वो फॉर्मूला सारे अच्छे से समझ आ गए उसके लिए बहुत ईजी है। तो वही है कि दो तरह में हमारे होता है, एक हमारा कंक्रीट वर्क में आ जाएगा, एक हमारा स्टील एनफोर्समेंट एंड इट्स बेंडिंग इज टेकन अंडर सेपरेट आइटम इन क्विंटल। तो क्विंटल और केजीज, ठीक है, और केजीज भी हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम केजीज में निकालते हैं, फिर हम उसको क्विंटल में कर देते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे शेड्यूल ऑफ रेट्स भी होता है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेट्स जो भी आप करते हो वो हमारा क्विंटल अकॉर्डिंग होता है। ये एक क्विंटल का इतना रेट चल रहा है, ठीक है, जैसे 500 चल रहा है, जैसे क्विंटल का एक क्विंटल स्टील का आपका कितना 500 रुपए चल रहा है, तो कितने क्विंटल आपके बने हैं उसके इंटू में आप 500 कर दोगे तो आपका रेट भी निकल जाएगा। तो वो क्विंटल के हिसाब से हमारे रेट देते हैं। अब ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक। अब ये तो आपने दो तरह से एस्टिमेट हो गए, लेकिन अब जो आरसीसी में आता है, अब ये क्या चीज आती है, देखो द क्वांटिटी ऑफ स्टील बीइंग स्मॉल नो डिडक्शन इज मेड फॉर स्टील फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जो भी हम कंक्रीट का वॉल्यूम निकालते हैं, जैसे हम अगर हम बीम का निकालते हैं, कॉलम का निकालते हैं, हम उसमें से कभी भी स्टील नहीं माइनस करते। अभी हमने डिटेल एस्टिमेट नहीं करा, मुझे पता है डिटेल एस्टिमेट में आप और अच्छे समझते हैं, लेकिन मुझे है कि पहले मैं सारा बेसिक करवा दूं, जब बेसिक हो गए फिर ही हम डिटेल पर आएंगे, तभी फायदा है। ऐसे में डिटेल करवा दो फिर मैं कुछ चीजें बोलूंगा आपको बीच में कि ये अभी हम बाद में करेंगे, ये अभी बाद में करेंगे, उसको कोई फायदा नहीं। पहले हम सारी चीजों बाद वाली कर लेते हैं, फिर हम डिटेल एस्टिमेट में आएंगे। तो कहते हैं कि जब भी आप अपना एस्टिमेट निकालोगे ना, जो भी आप कंक्रीट निकाल, जैसे समझो आपने 100 क्यूबिक मीटर, 100 क्यूबिक मीटर आपने कंक्रीट निकाला, किसमें, कॉलम में, एक कॉलम में आपका 100 क्यूबिक मीटर लग रहा है। लेकिन अब आपको पता है उसमें स्टील बार्स भी लगेंगे, स्टील्स भी लगे, ठीक है, स्टील एनफोर्समेंट भी होगी, कोई भी बार लगेंगे, कितने लगेंगे, 6, 10, 12 कितने भी लग सकते हैं। तो कहते हैं कि वो इतना कम होता है प्रोपोर्शन के इसके कि आपको डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो कभी भी आप स्टील एनफोर्समेंट माइनस नहीं करते। मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये याद रखना, कभी आप डिडक्शन ना कर देना। डिटेल एस्टिमेट में कभी डिडक्शन नहीं होती, ठीक है, हम इसके परसेंटेज ले लेते हैं कि यार इतनी परसेंटेज का स्टील लगेगा, लेकिन हम डिडक्शन नहीं करते। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में सारा आपको अच्छे समझाऊंगा, आगे तो बस क्वेश्चन ही होंगे यार, 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम पर्पस में आते हैं, ठीक, मैं करवाता भी है कि एग्जाम पर्पस के लिए जो जो आते हैं हमारे क्वेश्चन में वही कराता हूँ, तो वो तो आप देख ही लोगे। लेकिन जो नींव रखता है ना, जो आपका एस्टिमेट का सारा नींव रखता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखो कहते हैं कि steel reinforcement is calculated as per actual requirement as laid in position including overlaps, hooks, cranks, etc. and is determined from the detailed drawings। तो देखो कहते हैं कि जो हमारा स्टील एनफोर्समेंट होता है हम वो कैसे निकालें, जो हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो कैसे निकालेंगे। देखो उसमें हमारा ओवरलैप्स भी आता है, जैसे एक बार है, अब इसके ऊपर एक और ओवरलैप आ गई, ये भी ओवरलैप्स काउंट होंगे, उसके हुक्स भी काउंट होंगे, जैसे हमारे लास्ट में हुक्स बन जाते हैं,
वोक्स भी काउंट होंगे, क्रैंक्स भी काउंट होंगे, जो ऐसे हमारा बेंटअप होता है, ये जो लेंथ एक्सटेंडेड बनी है इस लेंथ से, तो वो भी हमारे सारे कैलकुलेट होंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारे डिटेल ड्राइंग से हमारे कैलकुलेट हो सकता है। ये सारी चीजें में डिटेल ड्राइंग, अगर आपको पूरी शेड्यूल ऑफ बार्स का अगर आपको अच्छे से दिया हुआ है ना डायग्राम अच्छे, जो हम आगे हम करेंगे इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में सारे हम करते जाएंगे, तो अगर आपको दिए तभी आप ये निकाल सकते हो, ठीक है, तभी आप निकाल सकते हो कि यार कितनी आपकी ओवरलैप आई है, हुक है, कितनी लेंथ है, फिर नंबर ऑफ बार्स कितने आए, वो सारी चीज आप तभी निकाल सकते हो, ठीक है, ये चीज तो होगी। लेकिन अगर आपको डिटेल ड्राइंग नहीं अवेलेबल है, समझो आपको डिटेल एस्टिमेट कर दे कि यार एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग आपको डिटेल एस्टिमेट निकालना है और उसमें आपको स्टील का कुछ नहीं दिया, तो उसमें आपको परसेंटेज निकाल लेनी होती है, तो उसमें आप परसेंटेज स्टील बता दोगे कितना लगेगा किस किस में। कैसे, देखो अगर आप आपको समझाऊं यहाँ पे पढ़ के, इफ द डिटेल ड्राइंग आर नॉट अवेलेबल, डिटेल ड्राइंग्स में होता है कि यार आपको ना पूरा आरसीसी का ये पूरा डिटेल ड्राइंग दी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एक बार, हमारे नेक्स्ट लेक्चर का अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसमें नहीं आएगा, एक दिन छोड़ के मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूं, तो इसमें आप देख सकते हो, देखो इसमें आपको कोई सीमेंट वगैरह कुछ नहीं है, इसमें देखो सारे बार्स है, आपको बता दें कि 12 डाया बार डलेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 डाया लगेगा, ठीक है, ऑल्टरनेट बैंड अप बार्स लगेंगे, सारे आपको ड्राइंग देते हैं। तो कुछ इस तरह अगर ड्राइंग्स दी हुई फिर तो आप अच्छे से निकाल लोगे अपना एस्टिमेट वगैरह। लेकिन अगर आपको डिटेल ड्राइंग्स नहीं दी हुई, सिंपल आपको बस नॉर्मल ड्राइंग्स दी हुई है, ठीक है, आपने बस उसका एस्टिमेट निकालना, तो क्या होता है उसमें हम अप्रोक्सीमेट बेस पे चलते हैं, कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटली ऑन द परसेंटेज बेसिस। तो परसेंटेज बेसिस पे कैसे, तो देखो लिंटल और स्लैब्स, अगर लिंटल और स्लैब है तो हम कहते हैं कि यार उसमें 0.7% टू 1% का स्टील डलेगा। मतलब ये अगर 100 क्यूबिक मीटर का अपना है, 100 क्यूबिक मीटर की अगर समझो स्लैब बनी है, तो उसमें तकरीबन 1% कितना हो गया, वन, तो मैं कहूंगा 1 क्विंटल उसमें स्टील डलेगा, या फिर 1 केजी, जितना भी आपके वहां पे यूनिट चल रहा है, तो 1 केजी तो नहीं होगा, वैसे 1 केजी हो सकता है, अगर क्विंटल में होगा तो यहाँ पे 100 केजी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो परसेंटेज भी रहेगा, ठीक है, वो सारा परसेंटेज भी आएगा, लेकिन वो सारा परसेंटेज भी आएगा। लेकिन अगर हम डिटेल ड्राइंग दे दी फिर आपका इजी निकल जाएगा, जैसे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखो लिंटल स्लैब्स के लिए इतना लगेगा, बीम्स में आपका 1% टू 2% का लगेगा, ठीक है, मतलब कि अगर आपको बीम का वही है कि 100 क्यूबिक मीटर का अगर आपको उसका कंक्रीट वर्क पूरा चल रहा है, ठीक है ना, बीम्स पर, तो उसको 1 से 2% के बीच में आप उसका स्टील भी ले सकते हो, ठीक है, ये हमारा डिटेल्ड में नहीं आता, ये हमारा जब आप ना नॉर्मल एस्टिमेट्स वगैरह करते हो ना, जो आपका उसमें आप ऐसे सीधा काउंट कर देते हो कि यार इतना परसेंटेज स्टील लगेगा और उसके हिसाब से आप रेट निकाल देते हो, ठीक है, ये हमारे सारे प्रैक्टिकली करके हमारे सारे निकले हैं रेट, ठीक है। और कॉलम्स का आपका 1% टू 5% का हो जाता है, कॉलम में आपका ज्यादा यूज होता है, फाउंडेशन राफ्ट और फुटिंग वगैरह में, जिसमें भी आपको 0.5% टू 0.8% यूज होता है, ठीक है, ये आपको सारी ये चीजें दी हुई है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब हम डिटेल एस्टिमेट्स करेंगे ना, जब हम सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग, उसमें आप देखने बहुत ज्यादा यूज में आते हैं जब आपको अपना स्टील निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आके मैं डिस्कस करता ही रहूंगा बार बार। क्या है, इन आरसीसी वर्क द एंड और साइड कवर फॉर स्टील बार्स में बी टेकन एज 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, पहले तो आपको समझाना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। देखो समझो ये एक तरह का बीम है आपका, ठीक है, इसमें आपके बार्स डले, समझो ये एक आपका ये एक बार डला और ये आपका यहाँ से एक बार ये डला, या अब देखो आपको भी पता है कि स्टील का बार क्या होता है, कभी इसके साथ जुड़ा नहीं होगा, ठीक है, जब भी आप ऐसे जुड़ा नहीं होगा, ये चीज आपकी जब जुड़ी नहीं होगी तो आपका देखो ये कवर भी तो हुआ, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस हुआ, ये सारा आपका डिस्टेंस हुआ ना, ये वाला डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो कवर हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये तो है नहीं कि ये पूरा इसके साथ दीवार के साथ चिपका ही होगा, स्टील ऐसे नहीं होता है, ये बीच में थोड़ी स्पेस होगी। तो अब इसका क्या होगा, देखो अब इसका कवर कितना लेना है, अगर आपको वहां पे नहीं दिया हुआ तो कितना ले लेना आपने, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इन आरसीसी वर्क द एंड और साइड कवर्स फॉर स्टील बार्स में भी टेकन एज 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, तो साइड कवर्स ही दिखाया मैंने बना के भी, तो साइड कवर्स या फिर हम इसको एंड कवर्स भी करते हैं, तो कितने ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। मैं आगे लूंगा भी क्वेश्चन में आपको, मैं वहां पे दिखाऊंगा, मेंशन भी करूंगा कि मैंने साइड कवर्स क्या लिया 4 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर आपके सारा जाता है। और अब कहते हैं कि बॉटम एंड टॉप कवर्स, जो ये वाला जो हमारा जगह ये वाला और ये वाली जगह, तो कहते हैं कि बॉटम एंड टॉप कवर्स में बी टेकन एज 1.2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर फॉर स्लैब्स। तो कहते हैं कि जो हमारी स्लैब जल रही है, छत जल रही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, 1.2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की हम अपना अपना टॉप और बॉटम कवर हम ले सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एस्टिमेट्स वगैरह के लिए होता है, ठीक है, जब आप एस्टिमेट वगैरह निकालते हैं उसकी चीज के लिए होता है, जब आप प्रैक्टिकल में जाते हो तो अलग चीजें हो जाती है, वो तो सब आपको पता है, बुक और प्रैक्टिकल, ठीक है, जो आप अपने डिग्री में सारे बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो और जो अपना प्रैक्टिकल, सब डिफरेंट है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ भाई ऐसे होता है। एंड 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फॉर बीम, अगर ये बीम डाला तो मतलब कि मैं इसकी ले सकता हूँ कि ये ऊपर वाला ये कवर 5 सेंटीमीटर का है और ये वाला कवर भी 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये वाला भी मैं ले सकता हूँ 4 या फिर 5, तो इसके हिसाब से आप लेते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे बहुत ज्यादा हमें जरूरत में पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक तो देखो आपके सारी ये हमारी यहाँ पे क्या थी, थ्योरी थी,
ये सारी हमारी यहाँ पे थ्योरी मैंने आपको अच्छे से समझा दी कि क्या आपका आरसीसी वर्क होता है, कैसे आपका ये पे शेड्यूल ऑफ बार्स हमारा कैसे लेते हैं। जैसे अगर आपको डिटेल ड्राइंग है तो होगा शेड्यूल ऑफ बार्स, नहीं होगा तो आप ये परसेंटेज ले लोगे, ठीक है। बाकी आपके मैंने आपको कवर्स बता दिया। अब आता है टाइप ऑफ स्टील बार, ठीक है। अब आपके स्टील बार्स किस तरह के लगेंगे, उसमें एक हमारा स्ट्रेट बार्स लगता है, क्रैंक और बेंट अप बार्स लगता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो स्ट्रेट बार तो आपको नॉर्मल बार ये कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या हुक बन जाती है, ये आपका ऐसे हम बेंड कर देते हैं, इसको हम हुक कह देते हैं। और क्रैंक बार आपका कुछ इस तरह होता है, ये आपने देखा होगा, आपने वैसे भी इंजीनियरिंग में अभी आप थर्ड या फोर्थ ईयर में आपका ये आता है, जब थर्ड ईयर में आता है आपका ये एस्टीमेट, तो इससे पहले आप बहुत ऐसी ड्राइंग दे चुके होते हो। देखो एक साइड भी होता है, ठीक है, एक साइड में भी रहता है और ये दोनों साइड पर भी आता है, ठीक है। क्रैंक हमारा ऐसे आता है। अब देखो अब इसके फॉर्मुला दिए जाता है कि इसकी लेंथ आप कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो अब इसमें हुक भी बन जाता है, ये हुक भी बन जाता है, तो टोटल लेंथ कैसे निकालोगे उसके फॉर्मुला दिए जाते हैं। देखो कहते हैं द लेंथ ऑफ वन हुक में बी टेकन एज 9 into डाई ऑफ बार, ठीक है। ये हमारे यार पूरे सीधा सीधा फॉर्मुलाज है। और अब इस पे मुझ पे क्वेश्चन ना करना कि सर कैसे निकले, क्यों निकले, सारा प्रैक्टिकल देखते हुए निकले, ठीक है। कोर्स वगैरह में देखते हुए ये सारा आपको ऐसे हो, कोई भी आप बुक उठाओगे उसमें ये फॉर्मुला आपको मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये तो सेम है, जो ऊपर नीचे होगा वो आपको बताता जाऊंगा। मेरा काम ही है कि कोई भी पॉसिबिलिटी हुई, कोई भी आपके मन में डाउट हो वो मुझे क्लियर करना है, ठीक है ना। कि अगर आप कोई भी 3 बुक्स में अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, तभी फायदा है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता होना चाहिए अरे इन बुक्स में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है और मैं कैसे कर रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके वहां पे टीचर्स भी आपको ऐसे करवाते तो ठीक है, नहीं करवाते तो आपको वो आप बुक्स में सब सही होता है, ठीक है ना, बुक्स में आपको दिया होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ वन हुक पे भी टेकन 9 टू डाई ऑफ बार, तो कहते हैं कि यार एक हुक की लेंथ, देखो एक हुक की लेंथ आप कितनी ले सकते हो, एल 9 इंटू डाई ऑफ बार्स, 9 इंटू डाई ऑफ बार्स, ठीक है। डाई ऑफ बार आपको कितने हो सकता है, 22 हो सकता है, 20 हो सकता है, 16 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब आता है देखो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हुक्ड एट बोथ एंड्स मे बी टेकन एज L प्लस 18 डाया। तो देखो ये L अभी हम छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि एक हुक का तो 9 इंटू डाया बार हो गया, एक हुक का हो गया। मैं कहता हूँ यार ये हमारी लेंथ पूरी 9D आ गई, ठीक है। ये देखो 4D आ जाएगा, 4D, ठीक है, प्लस इधर हम कह देंगे 5D कुछ इतना आया था, तो यहाँ से आपको पूरा 9 पूरा आ गया, ये 9D आपको कुछ इस तरह आ गया और 9D आपको कुछ इस तरह आ गया। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 18 डाया हो गया। तो 18D आपका यहाँ पे ये तो हो गया कि आपका यार हुक्स की लेंथ तो आपको निकल जाए, लेंथ ऑफ वन हुक था, ये दोनों हुक की आपकी लेंथ, दो ही हुक होंगे, पता ही है दो एंड्स होते हैं, दो ही हुक्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है बस, इससे कम नहीं होंगी। कम तो स्ट्रेट बार तो ऐसे ही डलेगा, हुक तो बनेगी बनेगी। तो L प्लस 18 डाया आपका कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे L क्या है, अब यहाँ पे L क्या है, देखो L क्या है यहाँ पे, वेयर लेंथ ऑफ बार, वेयर लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम और स्लैब माइनस 2 इंटू एंड कवर्स। देखो ये सारी चीजें ना मैंने यहाँ पे बुक की भी मैंने रखी, मैं इसको क्रॉप कर सकता लेकिन मुझे है कि आपको बुक का भी थोड़ा रहे। तो लेंथ ऑफ बीम और स्लैब माइनस 2 एंड कवर्स, तो वही चीज इसमें होगी। देखो अगर जो मैंने आपको चीज दिखाई, देखो आपको ना ये कभी नहीं लेंथ देंगे कि यहाँ से लेके ये लेंथ कितनी, आपको बार की कभी लेंथ नहीं देंगे, आपको पूरी दे देंगे, आपको ये पूरी दे देंगे, ठीक है। अब आपको लेंथ ऑफ बार ये L निकालना है, ठीक है। आपने पहले L निकाला, फिर आपने प्लस 18 डाया करा, तो आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार निकलेगी। अब इसमें क्या है, देखो आपको ये दी हुई है, आपको ये भी पता है, इस फॉर्मूला की पता है, ये वाली हुक निकालने के लिए और ये हुक निकालने के लिए आपको पता है 18 डाया हम उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन आपको L नहीं पता। L कैसे निकलता है, देखो लेंथ ऑफ बीम और स्लैब, तो लेंथ ऑफ बीम और स्लैब ये हो गया माइनस 2 इंटू एंड कवर्स। देखो ये वाला कवर आप माइनस कर दोगे और ये वाला कवर माइनस कर दोगे, तो आपका यही तो पूरी लेंथ निकल जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक यही लेंथ निकल जाएगी, है ना, यही लेंथ निकल जाएगी। और वही मैं कह रहा था, अगर आपको देखो यहाँ पे मैं सीधा सीधा भी कह सकता हूँ 2 इंटू एंड कवर्स हम कितने लेंगे, 4 सेंटीमीटर का एंड कवर ले लेंगे, तो 2 इंटू 8 मतलब 2 इंटू 4, तो आपका 8 सेंटीमीटर का कवर इसमें से माइनस कर दो लेंथ ऑफ बीम से, तो आपका यहाँ पे ये निकल जाएगा, L निकल जाएगा। L निकल गया, प्लस 18 डाया करोगे तो आपका यहाँ पे पूरा निकल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट बार की पूरी लेंथ निकल जाएगी। अभी शायद आपको थोड़ा थोड़ा ना समझ आए, लेकिन फिर भी एक बार आप ये फॉर्मुला देख लो, क्योंकि बाद में मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम एस्टिमेट भी करेंगे, तो इसमें आप चाहिए समझना, थोड़ी वीडियो शायद लेंथी हो सकती है, 20-25 मिनट्स की हो सकती है, मुझे पता है कोई खास चीज नहीं है इसमें, लेकिन ये जो चीज है खास नहीं है, लेकिन ऐसी चीज है जो आपको आगे बहुत काम आएगी, जो भी हम एस्टिमेट करेंगे उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये देगी, तो आपको ये चीजें सारी पहले से पता होनी चाहिए। तो ये चीज तो आपकी स्ट्रेट बार में होगी। अब आते हैं देखो क्रैंक और बेंट अप बार्स। देखो ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, देखो क्रैंक और बेंट अप बार या तो हम 45 डिग्री पे करते हैं या फिर हमारा 30 डिग्री पता है। 30 डिग्री हम ज्यादा हम कॉमन नहीं है, लेकिन हम फिर भी फॉर्मुला करें, लेकिन 45 डिग्री आपका चलता ही चलता है। बुक में आपको कहीं पे भी मेंशन कुछ नहीं दिया होता है किस डिग्री पे है, तो आपको हमेशा 45 डिग्री करना है। अगर आपको कहीं से भी कोई टेढ़ा टीचर आ गया, उसने थोड़ा सा कर दिया चेंज, तो 30 डिग्री मेंशन कर दिया, तो मैं फॉर्मुला आपको करवा ही दूंगा, लेकिन मोस्टली आपका 45 डिग्री होता है। अब देखो क्रैंक्ड और बेंट अप बार्स में क्या होता है, देखो आपको साइड लेंथ तो पता है, अब ये साइड लेंथ आपको पता है,
कैसे, इससे। लेकिन अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी ऐसे उठा दूं, ठीक है, ऐसे क्रैंक कर दूं, इसको क्रैंक कर दूं, मतलब कुछ इस तरह से क्रैंक कर दो, तो मतलब कि ये लेंथ से तो थोड़ी लेंथ तो बढ़ ही जाएगी, थोड़ी सी लेंथ तो बढ़ेगी। ये तो आप समझते हो ना कि ये वाली लेंथ तो थोड़ी ना थोड़ी तो बढ़ेगी। ठीक है, अभी कितनी बढ़ेगी हमें वही बताना है, वही बताना है। आपने वो चीजें ऐड कर देनी है तो आपका यहाँ से पूरी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, ये जो हमारी पूरी लेंथ निकली है, ये पूरी लेंथ निकली है, बस इसमें जो आपकी ऐसे क्रैंक हो जाएगी वो आपको यहाँ पे माइनस कर दे, ऐड कर देनी, सॉरी ऐड कर देनी है, जिससे कि आपको पूरा यहाँ पे क्रैंक और बेंट अप बार की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से जब बढ़ेगी तो जितनी भी आपकी बढ़ेगी, देखो ये तो आपको दी हुई है पहले से, ये तो आपकी काउंट में आएगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी हमने वो लेनी है। हमने ये पूरी लेंथ कैलकुलेट करने की हमें इतनी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कितनी इंक्रीज होगी हमें सिर्फ वो चाहिए, कितनी इंक्रीज होगी हमें सिर्फ वो चाहिए। तो हम देख लेते हैं कैसे निकलेगी। देखो 45 डिग्री के लिए और बेंट अप बार, द एडिशनल लेंथ फॉर वन बेंट अप इज, एक बेंट अप के लिए, सिर्फ एक बेंट अप के लिए डिफरेंस इन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो हमारी क्रैंक लेंथ है, माइनस एंड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिफरेंस इन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस, वही मैंने आपको बताया। देखो एक इसकी लेंथ होगी, जैसे अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊं, देखो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरह। देखो इन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पे ऐसे आए हैं तो इन्होंने कहा कि ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा यार कितनी की लेंथ और बढ़ानी है ना, इतनी लेंथ हमारी बढ़ी, कितनी बढ़ी, इतनी लेंथ बढ़ी, तो वो सब आपको ऐसे पता चल जाएगा। ये तो आपको बेसिक है, ये तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं कि अब ये कैसे निकलेगी। देखो d बाय साइन 45 डिग्री, ये भी लेंथ। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि यार ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, ये चीज आपकी d है। अब ये d क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी पहले आप ये समझो सारी चीजें। ये हमारा 45 डिग्री है, तो साइन में अगर आप करोगे तो आपकी ये भी लेंथ कितनी निकल जाएगी, d बाय साइन 45 डिग्री, d बाय साइन 45 डिग्री, ये आपकी चीज ये इतनी निकल जाएगी, ये वाली क्रैंक लेंथ। और आपकी बेस की कितनी निकल जाएगी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, बेस की अपनी कितनी निकल जाएगी, अगर आपने साइन फॉर्मूला लगाया था सारा, तो tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री ये हो जाएगी। तो अगर आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे कितने निकालने थे, इसका डिफरेंस निकाला तो 0.45 डी अप्रॉक्स आ जाएगा, 0.45 डी अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम आता है लेकिन हम अप्रॉक्स करते हैं 0.45 डी। अब देखो यहाँ पे डी क्या है, सबसे पहले मैं आपको डी समझाता हूँ फिर देखते हैं। D is the vertical distance between the center of the upper and lower arms of bent up bar, which is equal to total depth of beam or slab minus bottom and top cover। तो देखो कहते हैं कि इसमें क्या होता है, जो हमारी D है ना, ये D क्या होता है, ये जो हमारी लेंथ है ना, ये वाला और ये, ठीक है, ये जो है ना, इसके बीच का लेंथ, इसके बीच का हमारा होता है D, इसकी बीच का ये चीज होती है हमारी D। ठीक है, अब यही चीज हमारी और क्या होती है, विच इज इक्वल टू टोटल डेप्थ ऑफ बीम और स्लैब माइनस बॉटम एंड टॉप कवर्स। देखो अब इसमें क्या होगा, अब जैसे ये चीज आ रही है ना, अब इसमें देखो ये वाला भी माइनस हो जाए, टॉप और बॉटम कवर भी माइनस हो जाए। कैसे, आप देखो इसमें समझ आएगा, इस डायग्राम में नहीं, मैं और बनाता हूँ यहाँ पे। ये देखो अगर आपका ये चीज बनी है यहाँ पे, ये आपका बीम बन गया, और इसमें देखो ऐसे आएगा एक क्रैंक, देखो ये क्रैंक ऐसे आया, मैं दोनों साइड का क्रैंक बना रहा हूँ, एक ऐसे आया और ये ऐसे आपका ये बेंट बार डल गया। ठीक है, यहाँ पे एंड तक नहीं है, थोड़ा सा एंड तक है, ये चीज आपकी यहाँ पे डल गई, ये आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी हुक बन जाएगी। अब देखो इन्होंने डी कैसे कहते हैं, देखो अब आपको पता है ये वाला भी कवर कितना है, टॉप कवर हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड कर देता हूँ, ये आपका कितना हो गया, बॉटम कवर हो जाएगा, ये आपका बॉटम कवर हो जाएगा। अब मैंने क्या बोल रहा है, डी आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया डी क्या है, ये वाला डिस्टेंस, जिसमें आपको लिखा देखो बिटवीन द सेंटर ऑफ द अपर एंड लोअर आर्म्स ऑफ बेंट बार। ठीक है, सेंटर ऑफ द लो ऐसे हो गया, अपर और लोअर बार। ठीक है, ये ऐसे लोअर बार हमारे ऐसे इमेजिन एक बार लेके चलते, पहले तो लोअर था, उसके बाद हमने क्रैंक करा। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब इन्होंने और क्या चीज कह दी कि टोटल डेप्थ से, तो टोटल डेप्थ ऑफ बीम और स्लैब कुछ भी है उसका आप टॉप कवर माइनस कर दो और बॉटम कवर माइनस कर दो, तो वही चीज तो रह जाएगी, डी रह जाएगी, है ना। तो वही चीज क्या रहेगी, डी रहेगी। बस ठीक है, फिर तो आपको अच्छे से समझ आ गया ना, यहाँ से ये डायग्राम से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया डी क्या है। अब कहते हैं कि यार आपने एक का तो बता दिया, अब दो का भी बता दो, दो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक आ जाएगा, दो आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, एक आ गया, एक इस साइड आ सकता है, एक इस साइड आ सकता है, और ये दो आ जाएंगे। तो दो में क्या कहते हैं, फॉर टू बेंट अप्स एडिशनल लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ये मल्टीप्लाई कर दो 0.9 डी, जैसे हमने इसमें करा ना, 18 डी ऐसे लेते दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैसे ये 0.9 डी। तो जहां पे आपको डी ये बता दिया, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अपर एंड लोअर आर्म्स ऑफ बेंट बार व्हिच इज इक्वल टू टोटल डेप्थ ऑफ बीम और स्लैब माइनस बॉटम एंड टॉप कवर। ये चीज तो होगी 0.9 डी। लेकिन जब हम एस्टिमेट करते हैं इसको हम अप्रॉक्स ना डी ले लेते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे करा है कि मतलब जो भी हम आगे एस्टिमेट करते हैं अप्रॉक्स डी ले देते हैं, इजी है, क्योंकि हमने ये भी तो सारा अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, तो 0.9 डी हो ही गया, तो आप इसको 1 भी ले सकते हो। अगर आप 0.9 डी से भी करना चाहते हो ना, फिर भी कोई गलत नहीं है, फिर भी सही है। अगर आपको कोई टीचर ऐसे कहते हैं कि 0.9 डी से आपने क्यों नहीं करा, तो आप 0.9 डी करना। लेकिन जो मैं आगे कराऊंगा आपका एस्टिमेट, हमारे क्या होता है, देखो एस्टिमेट आपको पता है सारा अप्रॉक्स चलता है, तो इसमें क्या करते हैं हम 0.9 डी से एक डी कर देंगे, क्या ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई भी ज्यादा 0.1 से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी, जो अच्छा टीचर होगा जिसको सेंस है इस सारी चीजों की, तो वो तो कहेगा ठीक है भाई डी आपने ले दिया ठीक है। लेकिन जिसको है थोड़ा सा यार नंबर काटने है, तो वो 0.9 डी बोलेगा, तो आप भी 0.9 डी करना। आप आपके टीचर्स पर है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं तो डी करता हूँ, ठीक है। मैं आपको चीज बताता चल रहा हूँ कि यार कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, ये चीज तो आपको अच्छे समझ आएगी, ये हमारी ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, हमारे सारे क्रैंक और बेंटर बार्स की चीज आ गई। और वही हमारे 30 डिग्री पे सेम है। देखो इंक्लाइन लेंथ आपकी कितनी आएगी, देखो डी बाई साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री आया, तो डी बाई साइन 30 डिग्री। और देखो ये कितना आ जाएगा, डी बाई टेन 30 डिग्री। ये डी बाई टेन 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। और यहाँ पे आपका यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो तो आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.3 डी। ठीक है, 2 डी आपका ये आ जाएगा। ये क्रैंक लेंथ आपकी 2 डी थी, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ थी 1.73 बेस की, माइनस कर दो 0.3 डी आपकी एडिशनल लेंथ आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्रैंक के लिए। तो यहाँ पे फॉर 2 बेंट अप्स, तो 2 के लिए आपको 0.6 डी आ जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला देखो, अगर ये आपको समझ आ गया अच्छे से तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, लेकिन 30 डिग्री बहुत कम यूज होता है। ठीक है, बस अब लास्ट चीज रहेगी। अब ये सारा कुछ हो गया, अब आता है हमारा स्टीरअप्स पे। स्टीरअप्स पे क्या, देखो L इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस एक्स्ट्रा लेंथ। ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ देखो अब सारे फॉर्मुलाज अलग अलग देते हैं। देखो मैं सारी चीज बताता हूँ आपको, कोई पुरानी बुक्स पे चलता है, कोई लेटेस्ट बुक्स पे चलता है, सब ऐसे है। ठीक है, कोई कोर्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो देखो मैंने इसमें क्या है, मैंने बुक उठाई जिसमें आपको L इज इक्वल टू देखो फॉर्मुला बोलता है 2A प्लस बी प्लस एक्स्ट्रा लेंथ। जिसमें आपको देखो A प्लस बी क्या, देखो ये स्टीरअप आपका कैसे डाला, ये आपका एक स्टीरअप डाला, जिसमें देखो इनसाइड वैल्यू लेनी है। A है ये वाली चीज होगी, B ये होगी। ठीक है, ये अगर मैं इसको बोलूंगा लेंथ, इसको बोलूंगा मैं विड्थ B, तो देखो ये A ये हो गया, ये B विड्थ हो जाएगी आपकी। ठीक है, इनको दो बार देखो, एक इस साइड एक इस साइड, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों तरफ प्लस एक्स्ट्रा लेंथ, जो हमारी हुक की जो एक्स्ट्रा लेंथ डलती है। ठीक है, कोई फॉर्मुला क्या देता है, वो फॉर्मुला देकर 2 into 12 D दे देता है कोई फॉर्मुला। ठीक है, 2 into 12 D ऐसे दे देता है कोई एक्स्ट्रा लेंथ का फॉर्मुला। किसी का कुछ अलग होता है। मेरा क्या है, यहाँ पे मैं सीधा अप्रॉक्स लेता हूँ कि इस डायग्राम में तो लिखा 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर ऑफ एक्स्ट्रा लेंथ, तो इस डायग्राम में लिखा है। लेकिन मैं क्या लेता हूँ, मैं 30 सेंटीमीटर लेता हूँ, मुझे 30 सेंटीमीटर बेस्ट लगता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर मैं इसमें ले लेता हूँ, बहुत परफेक्ट रहता है ये 30 सेंटीमीटर पूरा यूनिवर्सली एक तरह का। आप भी यही करना, अगर किसी का कुछ अलग करवाता है तो वो भी ठीक है। मैंने आपको फॉर्मुला बता दिया, कोई 2 into 12 D भी बोलता है, किसी का कुछ अलग फॉर्मुला है, कोई कोर्स में जाता है, कोई बुक्स में जाता है, कोई अलग जाता है, पुरानी छोटी कुछ भी ऐसे चलता है। तो मेरा तो यही फंडा है, मैं एक्स्ट्रा लेंथ हमेशा 30 सेंटीमीटर लेता हूँ, मुझे पजल होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्या करता हूँ, L इक्वल टू A प्लस बी, जो भी आपकी डायमेंशन है, प्लस एक्स्ट्रा लेंथ हमारी 30 सेंटीमीटर और खत्म। तो ये बहुत इजीएस्ट वे है ये स्टीरअप्स निकालने। अगर आप ये वाले फॉर्मुला में जाओगे फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बाकी और फॉर्मुला में जाए तो मुश्किल है। ये वाला क्या है, ये पुरानी बुक से 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हम लेते हैं, लेकिन मैं अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर लेता हूँ। आजकल के टाइम में 30 सेंटीमीटर चल जाता है एस्टीमेट में। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो चलो अलग बात है ही है, प्रैक्टिकल में स्टीरअप का इतना देखते भी नहीं, वो तो सीधा सीधा आ ही जाता है, उसमें टोटल में ही ले लेते हैं हम। तो 30 सेंटीमीटर आपको ये सारा आ जाएगा। ठीक है, बस अब देखो 20-25 मिनट्स मैंने लगा दिया सिर्फ फॉर्मुला समझाने में, क्योंकि ये फॉर्मुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं आपको एस्टिमेट कराऊंगा ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे झलक सी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये सारे फॉर्मुलाज ही लगे, देखो एल कैसे निकली है। ठीक है, एडिंग वन डैम, तो मैंने कहा था 0.9 डी, उसका पूरा मैंने अप्रॉक्स ही ले लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ निकली है। इसमें स्टीरअप्स ने, इससे नेक्स्ट लेक्चर वाले में स्टीरअप्स अगर मैं वो भी दिखाऊं आपको, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, दिखाता हूँ मैं। देखो अब इसमें भी हमारे यहाँ पे स्टीरअप्स आ गए, देखो शेड्यूल बार स्टीरअप्स। अब ये सारी चीजें भी क्या है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स सा दे दिया, लेकिन ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेंगे। ठीक है, ये आपका आज का पूरा लेक्चर था आरसीसी वर्क एंड स्ट्रक्चर। ये पूरी इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन थोड़ी बड़ी होगी, मुझे पता है 20-25 मिनट्स की, लेकिन बहुत आगे काम आएगी जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे ना। मैं एक एक दिन करके अपलोड करता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई मेरा काम इधर उधर हो जाता है। ठीक है, आजकल थोड़ा सा रहता है काम, तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा मैं इसमें ब्रेक नहीं लगा रहा, क्योंकि एस्टिमेट ऐसी चीज है जो कंटिन्यूसली चलती रहे तो आपको समझ आती रहेगी। ठीक है, बस यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर, आरसीसी वर्क एंड स्ट्रक्चर। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सेव इंसाइट को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।